Hi students, myself Manish Kumar from जयपुर। लास्ट लेक्चर में अपन ने सॉल्यूशन जो चैप्टर है हिंदी मीडियम के अंदर विलेन जो चैप्टर है उसको अपन ने स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने आपको चीजें बताई थी कि विलेन किसे कहते हैं, विलेन जो उसके उदाहरण किस तरीके से होंगे और विलेन जो उसके प्रकार। उसमें दो चीजें बताई थी, विलय और विलायक। अब जो अपना टॉपिक होगा वो होगा किसी भी विलेन जो है उसकी सांद्रता की गणना कैसे की जा सकती है। उससे पहले अपन देखेंगे सांद्रता कहते किसको है। जैसे कोई भी सामान्य चीज होती है उसको अपन इकाई बताते हैं उसकी। जैसे अगर मान लो किसी वस्तु की लंबाई लेनी है तो मीटर, सेंटीमीटर इस तरीके से इकाई काम में लेते हैं। द्रव्यमान बोलना हो तो ग्राम, किलोग्राम या एएमयू इस तरीके से जो है इकाइयां प्रयुक्त करते हैं। वैसे ही जो सांद्रता होती है उसकी भी अलग अलग प्रकार की इकाइयां अपन यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले अपन समझते हैं कि जो सांद्रता शब्द मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, उसका जो मीनिंग क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है विलेन की सांद्रता। तो सांद्रता शब्द का मतलब जो होता है ना, जिसमें सांद्र जो शब्द है उसका मतलब होता है, वैसे तो अगर अकेला पदार्थ हो तो इसका मतलब होता है शुद्ध अवस्था। जैसे लिखा हुआ सांद्र H2SO4, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें केवल H2SO4 है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ तनु H2SO4, इसका मतलब उसमें H2SO4 के साथ जल भी है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर विलेन जो है वो तो कभी भी शुद्ध होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। इसका मतलब वो कभी शुद्ध होता नहीं है। तो फिर अपन किस हिसाब से इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा को उस विलेन की सांद्रता कहते हैं। मतलब विलायक और विलेन जो उसकी सांद्रता अपन ने बराबर ले रखी है और मतलब निश्चित कर रखी है, उसके आधार पर अपन इसकी परिभाषा बोल रहे हैं। किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की जो मात्रा होती है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर विलेन की सांद्रता। उसके बाद में जो विलेन की सांद्रता होती है उसकी जो इकाइयां होती है उसको अपन तीन भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है भार भार, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं W/W, W/W इकाइयां या मात्रक। दूसरी जो इकाइयां होती है वो होती है W/V इकाइयां, जिसको अपन बोल सकते हैं भार आयतन इकाइयां। क्या बोल सकते हैं, भार आयतन इकाइयां। और लास्ट में जो अपने पास आएगी अन्य इकाइयां, मतलब जो बाकी जो बच जाएगी वो इकाइयां जो अपन इसके अंदर लेंगे। सबसे पहले भार भार इकाइयां जो उसके अंदर कौन सी होती है, तो भार भार इकाइयों में मुख्य रूप से अपन तीन इकाई लेते हैं, लेकिन इनमें से ही एक इकाई जो है वो एक चौथे प्रकार की इकाई जो है उसको उसमें बदल सकते हैं। जैसे पहली जो इकाई होती है वो यहाँ पर होती है द्रव्यमान प्रतिशत। कौन सी होती है, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। दूसरी जो इकाई होती है वो होती है ppm, पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन। और इसी से संबंधित होती है ppb, पार्ट प्रति बिलियन। और इसमें जो अंतिम आता है वो आता है मोललता। इनकी बात करें अगर, तो इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। दूसरी जो इकाई इसके अंदर आती है वो आती है मोलरता। यहाँ पर है मोललता, ल है ये और ये र है, दोनों में अंतर है। एक होती है नॉर्मलता और एक होती है फॉर्मलता। एक होती है नॉर्मलता और एक होती है फॉर्मलता। ये दोनों अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा यहाँ पर। इसके अलावा इसमें जो इकाइयां हमारे पास आती हैं वो आती है एक तो आयतन प्रतिशत, एक तो आती है आयतन प्रतिशत। दूसरी जो इकाई आती है वो होती है मोल अंश। कई बार इस अंश जो शब्द है उसको अलग अलग शब्दों से लिखा दिया जाता है, जैसे मोल प्रभाज लिखा हुआ है कहीं पे या मोल भिन्न लिखा हुआ है कहीं पे। तो आपको ये समझना है कि मोल अंश, मोल प्रभाज या फिर मोल भिन्न, ये सब के सब क्या होते हैं, मोल अंश होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं इनके प्रतीक क्या होते हैं। तो मोललता है ना, उसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता जो होती है उसको कैपिटल M से, नॉर्मलता को कैपिटल N से, फॉर्मलता को कैपिटल F से, मोल अंश को स्मॉल x से। ये हुआ इनके प्रतीक, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में देखो इन इकाइयों में कई बार अंतर पूछा जाता है, जैसे मोलरता और मोललता में ज्यादातर अंतर पूछते हैं एग्जाम में। तो पहले अपन ये देखते हैं कि इन इकाइयों में क्या अंतर है आपस में, वही अंतर इन इकाइयों में भी आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें अपने पास होती है, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है आयतन। एक तो होता है द्रव्यमान और एक होता है आयतन। इनमें से ये देखना होता है कि कौन सा
ताप से प्रभावित होता है। इन दोनों में से जो चीज ताप से प्रभावित होगी उस हिसाब से अपन इन इकाइयों को कह देंगे कि ये सब इकाइयां ताप से प्रभावित होने वाली इकाइयां हैं, ये सब इकाइयां ताप से अप्रभावित होने वाली इकाइयां हैं। तो देखो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है कि किसी भी द्रव को अगर गर्म किया जाता है, किसी भी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसमें से जो जल है या और कोई द्रव जो है उसकी वाष्प बन जाती है और वाष्प बनने के कारण उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम। इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन है ना, आयतन वो ताप में परिवर्तन करने पर परिवर्तित होता है, लेकिन द्रव्यमान किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है या फिर भार के लिए कहा जाए तो वो ताप से अप्रभावित होता है। इसका मतलब जितनी भी इकाइयां यहाँ पर है ये सब ताप से अप्रभावित इकाइयां हैं, क्योंकि इसमें ऊपर भी भार और नीचे भी भार है, मतलब द्रव्यमान है, और ये सारी इकाइयां जो है वो ताप से प्रभावित इकाइयां हैं। तो अगर अंतर पूछा जाए कि भार आयतन और भार और भार आयतन इकाइयों में क्या अंतर होता है, तो आप आंसर देंगे कि ये सब इकाइयां जो है वो ताप से अप्रभावित होती हैं और ये सब इकाइयां जो है वो ताप से प्रभावित होती हैं। उसका भी कारण है क्योंकि इनके अंदर भार आ रहा है और इनके अंदर आयतन आ रहा है। ठीक है, आयतन में परिवर्तित करने के बाद इस तरीके से इनमें परिवर्तन होते हैं। अब अपन जो है 1 by 1 लेके यहाँ पर एक एक इकाइयों को समझने की कोशिश करते हैं, जिनमें से फर्स्ट जो इकाई है वो है अपने पास द्रव्यमान प्रतिशत। एक्चुअल में वैसे तो द्रव्यमान को मास बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, स्मॉल एम से अपन ने इसको लिख दिया, कैपिटल एम से इसको लिख दिया। तो अब है ना द्रव्यमान को एम से लिखेंगे, अब यहाँ पर द्रव्यमान को लिखेंगे डब्ल्यू से। तो कहीं पे भी डब्ल्यू लिखा हुआ है, तीन चीजें हो सकती है यहाँ पर, एक तो लिखा हुआ है डब्ल्यू, एक डब्ल्यू ए और एक डब्ल्यू बी। आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी विदाउट ए और बी कोई चीज लिख रखा हूं मैं, मतलब कोई भी चीज विदाउट ए और बी है, जैसे स्मॉल एम लिखा हुआ है इसके साथ ए और बी कुछ भी नहीं है, तो अगर विदाउट ए और बी है तो वो हमेशा विलियन के लिए होगा। मतलब जो मोलंत होती है वो किसकी होती है, विलियन की। ये सब चीजें किसकी है, विलियन की। अगर यहाँ पे डब्ल्यू के लिए कहा जाए तो ये विलियन का भार है, विलियन का द्रव्यमान है। कहीं पे ए लिखा हुआ ए, ये कोई मस्ट कंडीशन नहीं है, पर अज्यूम कर रहे हैं इनको कि ए और बी। तो अगर इसकी जगह ए लिख दो या 1 लिख दो, एक ही बात है। तो डब्ल्यू ए को मानेंगे अपन विलेय का द्रव्यमान और डब्ल्यू बी को मानेंगे विलायक का द्रव्यमान। डब्ल्यू क्या है, विलियन का द्रव्यमान, ये विलेय का द्रव्यमान, ये विलायक का द्रव्यमान। अब आपसे कहा जाएगा कि इसका प्रतिशत बताओ, इसका प्रतिशत बताओ। तो उसके लिए करना क्या होगा, इस परिभाषा को अगर कोई समझ गया तो वो इन तीनों परिभाषाओं को, प्रतिशत वाली तीनों परिभाषाओं को एक साथ समझ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, तीनों परिभाषाएं आपको एक साथ याद हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। उसके लिए देखो करना क्या है, इसमें ऊपर भी भार है नीचे भी भार है, मतलब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है। इसका मतलब जो विलियन है, विलियन जो है उसको अपन ने पहली वाली इकाई जो उसमें ले रखा है 100 ग्राम, और जो विलेय है उसकी अपन यहाँ पे मात्रा ले रहे हैं ग्रामों में। तो परिभाषा क्या हो गई, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा, विलेय की ग्रामों में मात्रा या पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को उस पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी। इसमें आओ, इसमें क्या होता है, अच्छा एक चीज और समझ लो, जो पहले लिखा होता है, पहले फर्स्ट वाला ये शुरू में जो लिखा हुआ है वो विलेय के लिए या पदार्थ के लिए होगा, और बटा में जो लिखा हुआ वो विलियन के लिए होगा। तो यहाँ पर विलियन मतलब नीचे जो डब्ल्यू लिखा हुआ है वो कितना मान लिया अपन ने 100। अब यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है वो वी लिखा हुआ है वी, तो आयतन की इकाई ग्राम नहीं होगी या किलोग्राम नहीं होगी, आयतन जो उस केस में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर मिलीलीटर कर देंगे। ये तो डब्ल्यू है वो तो बिल्कुल ऐसी चीज सेम हुआ। तो आपको परिभाषा में एक शब्द का परिवर्तन आया बस। इसमें क्या कहा था, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, किसी विलियन के 100 ml में, बस इतना सा अंतर है, 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, आयतन है ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 100 ml आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय की ml में मात्रा। समझ गए, एक बार फिर बता देता हूं मैं, जिससे इन सबके फॉर्मूले आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए क्या बता रहा हूं मैं कि इसमें ऊपर और नीचे भार है, इसका मतलब किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा, फर्स्ट वाला हो गया। किसी पदार्थ के, किसी विलियन के 100 ml में, क्योंकि यहाँ पे आयतन दे रखा है, 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा, ये हो गई। ऐसे ही 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा जो है वो ये हो गई। तो तीनों प्रकार की इकाइयां मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में
फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला समझ जाओ, उनका भी समझ जाओगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, ये देखो, अगर आपको कहा है कि ए और बी दो पदार्थ हैं, ए का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, ए का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, तो किसी का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालने से, मान लो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला पूछे आपसे, तो पदार्थ या विलेय का द्रव्यमान ऊपर, उसका विलयन का कुल द्रव्यमान नीचे, और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या बोल रहे हैं, ए का द्रव्यमान प्रतिशत, अगर आप इसको विलेय मान रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, विलेय का द्रव्यमान, इसको विलायक मान रहे हैं तो विलायक का द्रव्यमान। अभी अपन क्या लिख सकते हैं इसको, ए मतलब एक तरह से आपके पास हो गया पदार्थ का द्रव्यमान, या ए के रूप में लिखो तो ए के रूप में लिख दो, ए का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, और इनटू में क्या आ जाएगा 100। इसी तरीके से यहाँ पे बी आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो, आपको क्लियर समझ में आ गया कि यहाँ पर जिस पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है उसका द्रव्यमान रखना है, जिस पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है उसका द्रव्यमान आप ऊपर रख दो, और विलयन का कुल द्रव्यमान जो है वो नीचे रख दो, उसके बाद में 100 से गुणा कर दो, आपके पास उस पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो केवल द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र पूछे तो क्या बोल सकते हैं, अवयव का द्रव्यमान या पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, और विलेय के रूप में कहेंगे तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान और इंटू 100। जब अगर मान लो अपन ने ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लिया तो बी का ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, 100 में से माइनस कर दो बस, 100 में से जो ए का द्रव्यमान प्रतिशत आपने ज्ञात किया था ना उसको माइनस कर दो, अपने पास बी जो है ना बी, उसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। अब मैं इस टाइप का न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आपको, जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है उसका न्यूमेरिकल किस तरीके से आने की संभावना होती है और उनको अपन सोल्व कैसे करते हैं, ये देखते हैं अपन आगे। जैसे अपने पास क्वेश्चन दिया होगा कि एक सॉल्यूशन जो है उसमें एक विलयन में दो पदार्थ उपस्थित हैं, जैसे एक तो CCl4 है और एक बेंजीन है, दो पदार्थ दे दिए। इसमें से कहा गया कि CCl4 जो है ना उसकी मात्रा दे रखी है 22 ग्राम, कितनी 22 ग्राम, और इसके लिए दे दिया अपन को कि 122 ग्राम है। ये बिल्कुल सिंपल है, आसान तरीके से देखो, आसान न्यूमेरिकल है। इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा कि 22 ग्राम CCl4 को 122 ग्राम बेंजीन में घोलने पर प्राप्त मिश्रण में प्रत्येक अवयव के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो उसके लिए देखो करना क्या होगा, आपसे अगर किसका पूछ रहा है द्रव्यमान प्रतिशत, CCl4 का, तो आप ऐसे लिख दो W CCl4 और इसका प्रतिशत। क्या करना पड़ेगा, इसका द्रव्यमान कितना, इसका द्रव्यमान 22 बटा कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान का मतलब 22 प्लस 122 इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरे वाले पदार्थ के लिए बोलेंगे तो WC6H6 प्रतिशत, इसका प्रतिशत याद करना है तो इसका द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से अपन इन दोनों का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो है ना वो है इस सूत्र को अपन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि WC6H6 परसेंटेज अपन को ज्ञात करना है तो 100 माइनस WCCl4 का जो परसेंटेज आया था वो अपन यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 22/144 इंटू 100, यही आएगा 22 ही हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर 144 हो गया। इस तरीके से हो गया। आगे इसको सोल्व करेंगे अगर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/72, तो ये हो गया 1100/72। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा वो नियरेस्ट आएगा 15.2 के अबाउट आंसर आएगा, 15.2 या 3 इस तरीके से आएगा। तो इसका परसेंटेज निकालना हो आपको अगर, तो आप क्या करेंगे, जो 100 है उसमें से माइनस कर दो इसको, तो अपने पास जो आंसर आएगा, मतलब इसको सोल्व करने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना 100 माइनस 15.2, तो 84.8% जो है अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा उसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें क्या होगा, ऐसे दिया जाएगा एक पदार्थ में ए है ना, ए और बी, मतलब एक विलयन में ए और बी दो पदार्थ उपस्थित हैं, लेकिन इसमें ए जो पदार्थ है उसमें 400 ग्राम का केवल 40% और 300 ग्राम का केवल 30% ही प्रयुक्त किया गया है। मतलब एक विलयन बनाया गया जिसमें 400 ग्राम का 40% लिया गया, 300 ग्राम का 30% लिया गया,
और मीडियम बनाया गया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दीबाजी में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर सीधा ग्राम था, यहाँ पर भी ग्राम था, स्टूडेंट सीधे क्या करेगा, ये 400 ग्राम तो रख देगा यहाँ पर, और बटा में क्या कर देगा 400 प्लस 300 यहाँ पर 700 करके सोल्व कर देगा। वो उस परसेंटेज को देखेगा ही नहीं। तो परसेंटेज दिया हुआ क्यों है, ये है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर। तो जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका क्या यूज करेंगे अपन। तो सबसे पहले पूरे के पूरे 400 ग्राम का यूज किया गया इसमें सोल्यूशन बनाने के लिए, नहीं किया, केवल 400 ग्राम के 40% का ही उपयोग किया है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास क्या हुआ कि पहले ए का द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा आपको, और ए का जो द्रव्यमान है वो आ जाएगा 400 इंटू 40 बटा 100। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा 160 ग्राम। ये यूज हो रहा है अपने पास यहाँ पर। ऐसे ही बी का द्रव्यमान देखें अगर तो 300 इंटू 30 बटा 100, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल हो गई, इसमें क्या आ गया 90 ग्राम। अब आप इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, तो WA प्रतिशत बराबर इसका ज्ञात करना है तो 160 बटा 90 प्लस 160, भाई दोनों को मिला के विलयन बनाएंगे तो 90 प्लस 160 इंटू 100। और दूसरा वाला जो है उसमें आप फॉर्मूले की वे में तो लिख दो, और सोल्व आपको कैसे करना है, वही 100 में से माइनस करने के बाद इसको सोल्व करेंगे। 160 बटा 250 इंटू 100 आप इसको सोल्व कर लेंगे, और इस जो आंसर इसका आएगा उसको 100 में से माइनस करके इसको सोल्व कर देंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको भार इकाइयों की फर्स्ट जो इकाई है द्रव्यमान प्रतिशत बताई, उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो बताए। आप इनको जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस में रखें, क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व कराए जा रहे हैं इनको कॉपी में राइट डाउन करते रहें। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक जो है ना इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर कीजिए। और अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को तो मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर देता हूं आपको, तो उसके ऊपर जो है ना आप किसी भी क्वेश्चन जो है उसको मेरे से पूछ सकते हैं। 9887617648 इस नंबर पे आप जो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो आपको तो उसको आप डाल सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। और आपको अगर जो आपको बताया जा रहा है सारी चीजें अगर अच्छी लग रही हो तो जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।